हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, बहुत अल्टीमेट टॉपिक। भैया, बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों के लिए बहुत अल्टीमेट टॉपिक लेकर के आए, ऐसे टॉपिक जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को आपकी इंपैक्ट करें, कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंपैक्ट करें। तो उसी के लिए आज एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को आखिर कब चीजें समझ में आएंगी कि गवर्नमेंट आपके साथ बहुत बड़ा खेला कर रही है। ये बाकी डिसीजंस को लेकर के हम लोग कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने डिसीजन उठाया है, जो अब इन्होंने रोल ऑफ किया है अपने डिसीजन को, हम उससे भी सहमत नहीं है। हम अपना प्रोटेस्ट, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते हैं अपना और अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की तरफ से। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आपने इंडेक्सेशन का रूल, जो लेटेस्ट अपडेट आपने दिया है, उससे भी जनता सेटिस्फाइड नहीं है। हम आप तक सिर्फ अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, सरकार लोगों के साथ करती क्या है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन का डर दिखाया जाता है कि अगर ये चीज हो गई तो इतना बड़ा लॉस पब्लिक के लिए हो जाएगा। फिर सरकार क्या करती है, वो डिसीजन ले करके उसे रोल ऑफ कर देती है, पीछे हट जाती है, और फिर उसी का एक छोटा सा टुकड़ा आगे की तरफ मूव ऑन कर देती है, और वही किया गया है इंडेक्सेशन के अंदर। बहुत डिटेलिंग में ये वीडियो रहने वाला है। आप लोगों को समझ में आएगा इस वीडियो से कि टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट किन के लिए है। और दूसरी बात, हम आप लोगों को एक अपडेट देना चाहते हैं कि नीचे एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर के आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाईली इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जो कि रेगुलर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट से रेगुलर जुड़ाव रखते हैं, उन लोगों के लिए कम्युनिटी बनाई गई है जहां पर रेगुलर ग्राउंड सर्विस वगैरह की आपको अपडेट्स मिलेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं, पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं, भूल जाते हैं कि आपको सब्सक्राइब भी करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। आप लोगों को गुड़गांव के अंदर जो ट्विन टावर का एक स्काई डेक का एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, उसका डिटेल प्रेजेंटेशन आ रहा है। रिलायंस मेट सिटी का डिटेल प्रेजेंटेशन आ रहा है, फरूक नगर का एक डिटेल प्रेजेंटेशन आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाले हैं आप लोगों को। आज के टॉपिक पर सीधा मूव ऑन करते हैं, और बस आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि सरकार बहुत बड़ा डर दिखा करके छोटा सा एक डिसीजन लेकर के आप लोगों को पीछे की तरफ फिर भी धकेल देती है, और वही इंडेक्सेशन के अंदर किया गया है। चलते हैं सीधा स्लाइड्स पर और समझते हैं आज के टॉपिक को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सोची समझी ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है, या डिसीजन किस तरीके से उन्होंने लिया है। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट को इन्होंने जो अभी मार्केट कर रहे हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट रहेगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में चीजें एडजस्ट होती थी, वो सब चीजें रहेंगी। और ये डिसीजन सरकार ने लिया है कि सरकार को बहुत बड़ा पुश मिला है जनता की तरफ से इस डिसीजन को इस डिसीजन से पीछे हटने के लिए। अब लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस दोबारा से कर दिया गया है इंडेक्सेशन बेनिफिट को। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनआरआईज के लिए और कंपनीज को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये एक और खतरे की घंटी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि स्पेशली एनआरआईज और कंपनीज हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में सिर्फ और सिर्फ जो लिमिट कर दिया गया है वो इंडिविजुअल रेजिडेंट्स के लिए। कंपनीज को इससे बाहर कर दिया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटीज फर्म्स और एनआरआईज को इससे बाहर कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट, किसी भी मीडिया चैनल पर किसी भी इन्फ्लुएंसर के द्वारा ये पॉइंट आपके सामने नहीं बताया गया होगा कि अब सिर्फ ये गेन तक सीमित रह गया है। अपना लॉस, अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपए सर्कल रेट पर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, उसके बाद 18,000 पे आपने लॉस में वो प्रॉपर्टी बेच दिया सर्कल रेट पे, या उससे कम रेट पे आपने प्रॉपर्टी बेचा है, तो उस लॉस को आप अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वो लॉस लॉस ही रहेगा। पहले ऐसा एक रूल होता था जहां पर लॉस को एडजस्ट किया जा सकता था, और उस लॉस को एडजस्ट करके अगले 8 साल तक किसी भी आप कैपिटल गेन के अंदर एडजस्ट कर सकते थे। वो रूल खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत बड़ी चालाकी के साथ सरकार ने ये डिसीजन लिया है। बहुत अच्छे से समझना है आपको ये सब चीजें, और ये पूरा वीडियो के अंत तक आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आप कैपिटल गेन टैक्स को भी बचा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स ने मुद्दा उठाया, और उसके बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 से पहले जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन के रूल को फिर से जारी कर दिया है। लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद ये लागू नहीं होगा। वहां पर आपको 12.5% फिक्स टैक्स देना ही देना होगा कैपिटल गेन्स के ऊपर। समझ लीजिए इस वीडियो को पूरे अंत तक, बहुत ध्यान से, बहुत काम की चीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। अब प्रॉपर्टी ओनर्स के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इंडेक्सेशन वाला रूल लेकर के आप 20% टैक्स का फॉर्मूला आप यूज करिए, या 12.5% टैक्स का फॉर्मूला यूज करिए। अब बेनिफिट किसमें है वो भी हम आपको फर्दर इस डिटेल प्रेजेंटेशन में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो प्रॉपर्टी आप अपनी बेचना चाहते हैं, लेकिन कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा जो अपनाओ, लेकिन आप कैलकुलेट करके भी उसे समझ सकते हैं।
एक्सपर्ट्स ने जो रिकमेंडेशन दिया है, तो इन्होंने कहा है कि ओल्ड इंडेक्सेशन प्राइस और नॉन इंडेक्सेशन टैक्स जो नए रिजीम आए हैं वो आपकी सेल प्राइस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इंडेक्सेशन मेथड ऑप्ट आउट करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी जहां पर प्रॉपर्टी का ग्रोथ बहुत जल्दी हुआ है, उसका वैल्यू बहुत जल्दी अप्रिशिएट हुआ है, बहुत कम टाइम में हुआ है, वहां पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% वाला मेथड यूज कर सकते हैं। और इससे दूसरा मेथड आप बहुत स्लोली स्पीडली और स्लोली और विद टाइम ग्रेजुअली आपका प्राइस इन्फ्लेट हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। जो प्रॉपर्टीज लंबे ड्यूरेशन के लिए और जिन्होंने बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेशन देखा है, उन प्रॉपर्टीज के लिए पुराना मेथड सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। 12.5% बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, बहुत कम टैक्स। आपको लगता है कि 20% से 12.5% हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला यूज होता था उससे बहुत बेनिफिट मिलता था लोगों को। लेकिन सरकार ने वो मेथड 23 जुलाई 2024 के बाद खत्म कर दिया है, सिर्फ उससे पहले वो चीजें लागू रहेंगी। अब ओनर्स होम ओनर्स को किस तरीके से टैक्स रेट को जो उनके लिए सबसे बेटर है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स के लिए बहुत, मतलब आपने 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में अगर होल्डिंग टाइम आपकी प्रॉपर्टी का रहा है तो 12.5% वाला मेथड सबसे बेटर रहेगा। इससे सरकार एक इंडिकेशन और दे रहा है कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज का बहुत रेगुलर रोटेशन हो, रेगुलर रेगुलर स्टाम्प ड्यूटी उनके पास आती रहे। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में आप पुराना जो मेथड होता था 23 जुलाई 2024 से पहले 20% विद इन्फ्लेशन, उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हम अभी आपको बताएंगे, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं और आप लोगों की दुआओं के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद और दुआएं बना करके रखिए, और हमारा वादा है कि बहुत अल्टीमेट सर्विसेज हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में मिलने वाली हैं। तो अब समझते हैं कि कैपिटल गेन कितना प्रकार का होता है और उस पर टैक्सेस कैसे बचाए जा सकते हैं। लेकिन भविष्य को जानने के लिए हमारा फेवरेट कोट है कि भूतकाल को जानना बहुत जरूरी है। अभी तक पुराने इंडेक्सेशन मेथड को सरकारें कैसे यूज करती थी, वो इस टॉपिक पर हम जरूर समझेंगे। तो दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब अगर 2 साल या 24 महीने से कम होल्डिंग पीरियड आपकी प्रॉपर्टी का रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट होता है। एज पर आईटी स्लैब आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बेच दिया, तो 10 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन रहेगा, और वो आपके टैक्स स्लैब 5%, 10%, 18%, जिस भी स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशंस नहीं होती है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अब एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है कि अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आपने जो कैपिटल गेन लिया है उस कैपिटल गेन के ऊपर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अब उसको समझते हैं फर्दर की कैपिटल गेन कैसे बचाया जा सकता है, किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं बेसिकली आप उसके ऊपर। तो शॉर्ट टर्म गेन कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए आपने एक्स रुपीज की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस एक्स रुपीज में से डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज है, ब्रोकरेज का जो चार्ज है, स्टाम्प ड्यूटी का जो चार्ज है, या रेनोवेशन का और एक्विजिशन का जो चार्ज है, इन सबको एड ऑन करके और टोटल सेल्स में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर लगता है। यहां पर 12.5% का टैक्स रेट लगाया जाता है जो 23 जुलाई 2024 के बाद लगेगा। उससे पहले आपके पास दोनों मेथड रहेंगे। और लॉन्ग टर्म का पुराना जो मेथड होता था जिससे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते थे, तो इसमें ये सरकार कहती थी कि 24 महीने से ज्यादा जो भी होल्डिंग करेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को काउंट किया जाता था, और उस महंगाई को कैपिटल गेन से सब्ट्रैक्ट करके आप लोग कैपिटल गेन, एक्चुअल कैपिटल गेन निकलता था। और अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी गई है तो मान लीजिए सन 1990 में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके बारे में भी एक डिटेल स्लाइड हमारे सबसे लास्ट में रहेगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आइडिया आपको बताइए तो 2001 में मान लीजिए 1990 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वहां पर जब आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि जो उसको प्रॉपर्टी एक्विजिशन इंडेक्स आप निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स एक्विजिशन, तो उसको निकालने के लिए 2001 का आपको सीआईआई कैलकुलेट लेकर के करना पड़ता है। वो स्लाइड में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तब सारी चीजें आपको बेटर तरीके से समझ में आ सकती हैं। अब प्रॉपर्टी पर टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। तो कैपिटल एसेट, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया, बेचने के बाद आपके पास दो तरीके के मेथड है, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब कैपिटल एसेट को समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटल एसेट आखिर है क्या जिसे आप बेचते हैं। एक एसेट ऐसा जो कि बिजनेस और इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, इसे पैसे के अगेंस्ट बेचा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अगर कोई आम आदमी इंडिविजुअल उसे ओन करता है तो एसेट कहलाता है, पर्सनल एसेट, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है तो वो कंपनी एसेट कहलाता है। अब इस कैपिटल एसेट के अंदर जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होते हैं, उसमें आखिर इंक्लूड क्या नहीं होता है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, जो कि म्यूनिसिपल अर्बन एरिया से बाहर का एरिया होता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप कैपिटल एसेट के अंदर। अब कैपिटल गेन की अगर बात करें तो रेजिडेंशियल सेगमेंट में या कॉमर्शियल सेगमेंट में किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है तो वो दो तरीके से होता है। ये सबसे पहले वाला मेथड जो कि सरकार ने हटा दिया था, लेकिन उसको फिर से ले आए हैं उन प्रॉपर्टीज के लिए 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर टाइम 24 महीने से कम का होल्डिंग टाइम होता है प्रॉपर्टी का। अगर 24 महीने से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके पास रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% के अकॉर्डिंग जाएगा। और अब सरकार ने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया है 12.5%, दोनों में फर्क फर्दर आपको समझ में आएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट यानी कि महंगाई का बेनिफिट आप लोगों को शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है, वहां डायरेक्ट आपको टैक्स भरना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपको महंगाई का बेनिफिट मिलता है। एग्जेम्पशंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर एग्जेम्पशंस भी नहीं मिलती हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशंस का मतलब ये है कि सरकार की कुछ धाराएं हैं, 54 है, 54 इसी सेक्शन 54, उनके तहत आप कैपिटल गेन को बचा सकते हैं, तो वो एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन मेथड की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन 54 आता है। इसे क्लेम कौन कर सकता है? ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को पूरा स्लाइड देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। अगर आप एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं या रेगुलर बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। अब इसे क्लेम कौन कर सकता है सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन को? या तो आप इंडिविजुअल हैं या कोई हिंदू की अनडिवाइडेड फैमिली है। एलिजिबल एसेट क्या है जो कि बेच करके सेक्शन 54 के तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इसके अंदर एलिजिबल एसेट है। यानी कि कुछ और फर्दर पॉइंट्स की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कि एक प्लॉट। अगर एक प्लॉट है तो आप सेक्शन 54 को यूज करके टैक्स नहीं बचा सकते हैं कैपिटल गेन पर। मिनिमम होल्डिंग पीरियड कम से कम 24 महीने आपकी प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करना चाहिए, तब जाकर सेक्शन 54 यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको आना पड़ेगा। 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आप मैक्सिमम खरीद सकते हैं क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 54। या तो आप प्रॉपर्टी को परचेज करिए या उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करिए, इन दोनों बेनिफिट्स को सेक्शन 54 के अंदर बेनिफिट को लेने के लिए। सेक्शन 54 को फर्दर अगर समझे, मान लीजिए आपने ये मिस्टर एक्स हैं और इन्होंने यहां पर प्रॉपर्टी बेच दिया है 2 साल होल्ड करने के बाद, तो अब ये टैक्स बचाना चाहते हैं। ये कैसे बचा सकते हैं? इन्होंने आज प्रॉपर्टी बेचा है और आज से 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदा था, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये टैक्स बचा सकते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने आज प्रॉपर्टी बेचा है और 2 साल बाद कोई प्रॉपर्टी, 2 साल बाद के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, यानी कि 24 महीने के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी, उसके ऊपर वो 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख रुपए का इनके पास कैपिटल गेन आया। अब कैपिटल गेन के ऊपर जब इनको टैक्स भरना पड़ता है एज पर इंडेक्सेशन मेथड या 12.5% के मेथड के हिसाब से, तो फिर उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो अब ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो इन्होंने 1 साल पहले प्रॉपर्टी कोई खरीदी हो, वहां पर वो अपना टैक्स दिखा सकते हैं कि 50 लाख रुपए की हमने 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद ली है तो अब टैक्स नहीं देंगे। या फिर हमने क्या किया कि 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली है 50 लाख रुपए की, जब आज प्रॉपर्टी बेची है तो वहां पर वो 50 लाख का कैपिटल गेन का पूरा प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो वहां पर फिर टैक्स बच जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स बचा सकते हैं। या फिर अगले 3 साल के अंदर अंदर उस 50 लाख रुपए से, यानी कि उस कैपिटल गेन से आप किसी भी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लॉट है और आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वहां पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 54। कुछ और कंडीशंस हैं सेक्शन 54 में। सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स की। मैक्सिमम कैपिटल गेन आप सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का इसमें दिखा सकते हैं। 2 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आपका टैक्स कैपिटल गेन जाता है तो उस बचे हुए पार्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक ही बार लाइफ में इस सेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपने 3 साल आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और अगले 3 साल से पहले उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो वो प्रॉपर्टी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होगा और वो टैक्स आपको उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। यानी कि 50 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन था वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कम से कम 3 साल प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा आपको वो कैपिटल गेन लगा करके। और ये स्कीम यूज करने के लिए एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलता है, जहां पर आपका कोई भी सरकारी बैंक है, आजकल प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट खुलने लग गए हैं, तो उसके अंदर 50 लाख रुपए डिपॉजिट करिए, वहां से फिर आप ट्रांजेक्शन करके तब आप स्कीम को यूज कर सकते हैं। अब अगला मेथड जो आता है वो सेक्शन 54 इसी आता है। इसे क्लेम कोई भी आदमी कर सकता है। इसके अंदर जो कैपिटल एलिजिबल एसेट होते हैं जो आपने बेचे हैं, तो कोई भी कैपिटल एसेट लाइक जमीन है, कोई बिल्डिंग है, या दोनों कोई भी चीज हो सकता है जो आप बेच करके कैपिटल गेन को यहां पर बेसिकली ले सकते हैं सेक्शन 54 इसी के अंदर। अब इसके अंदर टाइम लिमिट की बात करें, मान लीजिए आपने आज प्रॉपर्टी बेची है, मिस्टर एक्स ने आज प्रॉपर्टी बेच दिया, तो अगले 6 महीने के अंदर वो कैपिटल अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए जो 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है वो अगले 6 महीने के अंदर आपको वो कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होगा। या फिर दूसरा एक कंडीशन आता है इसके अंदर कि कम से कम उस एसेट जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज का फर्क आएगा, वो अगली स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर 3 साल कम से कम आपको होल्डिंग रखना पड़ेगा उस कैपिटल गेन का। तो यहां पर एसेट कौन सा एक्वायर कर सकते हैं? स्पेसिफाइड बॉन्ड्स यहां पर एक्वायर किया जा सकता है और 5 साल का यहां पर लॉक इन लगता है। लाइक NHAI जो कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन करता है, इसके बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं और 5 साल के लिए कम से कम आपको ये खरीद करके रखना पड़ेगा। यहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर प्रॉपर्टी के लिए आपको सेक्शन 54 यूज करना होगा। अब कैपिटल गेन अमाउंट ही यहां पर सिर्फ इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम 50 लाख रुपए ही कैपिटल गेन के इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। कैपिटल गेन के लिए यहां पर जो पैसा आपके पास आया है उसके लिए कोई अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो सालाना 5.5 से लेकर के 6% यानी कि जो FD का रिटर्न आता है वो रिटर्न आपको आपके कैपिटल गेन से यहां पर देखने को मिलेगा।
अब अगले मेथड की अगर बात करें तो सेक्शन 54F आता है। सेक्शन 54F को कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूज कर सकती है। यहाँ पर एलिजिबल एसेट जो बेचे जाते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचें लेकिन आपका वो रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मकान वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी आप सेक्शन 54F के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एसेट कौन सा एक्वायर आप कर सकते हैं? कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पर प्लॉट आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप सेक्शन 54F के तहत कैपिटल गेन से एक्वायर कर सकते हैं। या तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या फिर प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, उस केस में आप सेक्शन 54 को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर टैक्स रिफंड की अगर बात करें तो या तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर भी ले सकते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हुए भी आप ले सकते हैं। अब सेक्शन 54F में टाइम लिमिट की बात करें, ये मिस्टर एक्स है, आज इन्होंने प्रॉपर्टी बेचा, 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, तो ये दिखा सकते हैं कि हमने कोई 1 साल पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा था, उस प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में हमने या 70 लाख रुपए में खरीदा था, उसमें से 50 लाख रुपए का हम कैपिटल गेन जो ये है यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। या फिर 2 साल के अंदर अंदर इनको कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, या फिर अगले 3 साल के अंदर उस कैपिटल गेन अमाउंट से कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना होगा, तब जाकर के आप टैक्स बचा सकते हैं यूजिंग सेक्शन 54F। इसके कुछ और कंडीशंस भी हैं। यहां पर आप कैपिटल गेन और पेंडिंग अमाउंट, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 1.5 करोड़ रुपए में बेचा, तो 50 लाख प्लस 1 करोड़ आप दोनों को यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन भी और पेंडिंग अमाउंट भी टैक्स बेनिफिट के लिए। मान लीजिए आप 50 लाख में से सिर्फ 25 लाख रुपए कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिर्फ 25 लाख रुपए पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 3 साल से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है या जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया उसे 3 साल से पहले बेच देते हैं, तो ये एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा और फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डालना पड़ता है, तब जाकर के सेक्शन 54F को आप यूज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म गेन की कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक्स रुपीज का एक प्रॉपर्टी बेचा है, उसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चार्ज सब्ट्रैक्ट करिए, ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन, यानी कि जो रेनोवेशन में खर्चा आया है और जो एक्विजिशन का खर्चा आया है उनका इंडेक्स कॉस्ट। अब ये इंडेक्स कॉस्ट को समझना जरूरी है और यही फर्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के अंदर। वो सब आप इकट्ठा ऐड करके और एक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर लॉन्ग टर्म गेन के अंदर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक होता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा है तो 1 करोड़ रुपए ही कैलकुलेट होगा। लेकिन इंडेक्स क्या है, यहां पर इंडेक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदा तो वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया कि 1 करोड़ रुपए। अब महंगाई हर साल बढ़ती है, 3 साल बाद हम चीज देखते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस जिस साल में हमने प्रॉपर्टी को खरीदा उस साल पर महंगाई बता, साल दर साल गवर्नमेंट एक चार्ट निकालती है जिसमें महंगाई का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल प्रॉपर्टी खरीदी उस साल क्या वैल्यू सरकार ने निकाली, जिस साल प्रॉपर्टी हमने बेची उस साल इन्फ्लेशन इंडेक्स की सरकार ने क्या वैल्यू निकाली, उस इन तीनों चीजों को यूज करके हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकते हैं। कैसे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए 10 रुपए है, सीआईआई हमारा 2 है, सीआईआई ऑफ सेलिंग ईयर हमारा 5 है, तो इसको कैलकुलेट करके जो भी फॉर एग्जांपल चीज आएगा वो फिर हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। आगे उदाहरण से आपको चीजें समझ में आएंगी। सीआईआई मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और इसी तरीके से इंप्रूवमेंट फॉर्मूला, अब मान लीजिए आपने कोई रेनोवेशन करवाया है या इंप्रूवमेंट करवाया है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना खर्चा आपका ओरिजिनली लगा था, 10 रुपए 20 रुपए, अब वो महंगाई के स्लैब के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू हो गई है जिस साल आपने उसको ठीक किया है, फिर जब वो बेचा है तो उस हिसाब से फिर क्या वैल्यू थी, और उसी हिसाब से फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सीआईआई ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर और सीआईआई ऑफ सेलिंग ईयर से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल सकते हैं। अब ये चार्ट इस तरीके से निकालती है गवर्नमेंट। सीआईआई चार्ट होता क्या है कि 2001-2002 के अंदर यहां से चीजें स्टार्ट हुई थी और 100 पॉइंटर का हिसाब से गवर्नमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया। 2002-3 में सीआईआई की वैल्यू 105 थी। सीआईआई हम किसको बोल रहे हैं, ये सीआईआई ऑफ, मान लीजिए 2010 के अंदर प्रॉपर्टी हमने रेनोवेट करवाया तो 2010 के अंदर हमारे पास वैल्यू था 167 लिखेंगे। सीआईआई ऑफ सेलिंग ईयर हमारे पास, हमने 2012 के अंदर प्रॉपर्टी बेची तो 200 है, यहाँ पर 200 लिखेंगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्चुअल में 50 लाख रुपए में पूरा हमने इंप्रूवमेंट करवाया तो यहाँ 50 लाख लिखेंगे। तो ये वैल्यू डाल करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारे पास आ जाएगा और सेम इसी तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पर बात करते हैं फर्दर। आपको ये एक बार नया और ओल्ड कंपैरिजन बता देते हैं, उसके बाद हम मिसलेनियस पॉइंट्स पर भी मूव ऑन करेंगे। तो नए और ओल्ड का पॉइंटर्स का कंपैरिजन करें, यानी कि 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, उन दोनों को समझते हैं। गवर्नमेंट का कहने का भाव ये था कि हमने कैपिटल गेन को टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आसानी से समझ सके, इसलिए इस चीज को चेंज किया है। लेकिन भैया इसके पीछे बहुत दूसरा गणित है सरकार का, और वो जो गणित उन्होंने लगाया हुआ है वो बहुत गलत गणित है। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से ही चीजें रहनी चाहिए और ये 24 के बाद भी कंटिन्यू करनी चाहिए। हम फिर से ये पुरजोर आवाज उठाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ट पीरियड हम लेकर के चलते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 साल के लिए हमने प्रॉपर्टी रखी।
हमारा एक्विजिशन कॉस्ट, ओरिजिनल एक्विजिशन 2001 में हमने प्रॉपर्टी लिया, कोई भी सॉरी 2014 में हमने प्रॉपर्टी लिया 100 रुपए का, 2024-25 में प्रॉपर्टी को बेचा, तो उस टाइम पर जो सीआईआई था 24-25 का वो 363 था, सीआईआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 240 था। अब इंडेक्सेशन फैक्टर का हमने एक मेथड बताया था आपको कि ये जो 363 है इसको डिवाइड करेंगे 240 से और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा आ जाएगा, यानी कि 151 रुपए की ओरिजिनल कॉस्टिंग हमारे को उस प्रॉपर्टी की पड़ी है। अब उस 151 रुपए की प्रॉपर्टी की हमारी जो बाइंग रही है उसे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी अगर हम निकालेंगे तो उसका 2024 और 25 के हिसाब से फिर वो वैल्यू कैलकुलेट करके, मान लीजिए 200 रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं या 300 रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं या 400 रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये हमारी अभी सीआईआई ऑफ एक्विजिशन आया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन। अब मान लीजिए ये हमारा बाइंग प्राइस है 151 रुपए। अब पुराने मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जहां पर 20% प्लस इंडेक्सेशन का मेथड है, तो यहाँ सेल वैल्यू यानी कि 151 रुपए में से इंडेक्सेशन वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं 400 रुपए में से 151, हमने आपको बताया था कि 200, 300 और 400 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सेल वैल्यू हमारा 400 रुपीज था और हमारा जो सीआईआई ऑफ एक्विजिशन था वो 151 था, उसमें से अगर माइनस किया तो 249 रुपीज का सेल वैल्यू आया, 149 का आया, 49 का आया। इसके हिसाब से 20% अगर हम टैक्स लगाते हैं तो 49.8, 49 29.8 और 9.8 ये हमारे पास कैपिटल, ये हमारे पास बेसिकली टैक्स आ जाता है कि इतना टैक्स हमें भरना पड़ेगा, और ये हमारे पास कैपिटल गेन है, ये हमारे पास कैपिटल गेन है। दोनों चीजों को समझना होगा। अब जब नए मेथड के हिसाब से चलते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल गेन आता है, ये हमारे पास टैक्स आता है। टैक्स इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें आपका लार्जर सेल वैल्यू, तो वहां पर टैक्स यहाँ ज्यादा आता है, यहाँ कम आता है, और जब वैल्यू थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ पर भी फिर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, और वैल्यू और ज्यादा कम किया तो यहाँ टैक्स कम है और यहाँ पर टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। इसके हिसाब से आप चीजें समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, कैपिटल गेन ये मेथड, ये चीज बहुत जरूरी है, ये पॉइंटर बहुत जरूरी है समझना। यहाँ 249 रुपए कैपिटल गेन है, यहाँ 300 रुपए कैपिटल गेन है, यानी कि यहाँ 300 रुपए हमें सरकार को दिखाने पड़ेंगे कि कैपिटल गेन में 300 रुपए आए हैं, और 300 के 300 रुपए जब हम डालेंगे किसी भी कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर तभी बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ कैपिटल गेन 249 रुपए है, उसके अलावा बाकी पैसा हमारी पॉकेट में बचता है, वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कैपिटल गेन ज्यादा डालना पड़ेगा, तो कम डालना पड़ेगा पुराने मेथड में, यहाँ कैपिटल गेन ज्यादा डालना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भी ज्यादा हमारी पुराने मेथड में कम लगेगी और नए मेथड में हमारी ज्यादा लगेगी। ये पॉइंटर बहुत जरूरी है समझना। अब अगर बात करें इंडेक्सेशन बेनिफिट की, तो 23 जुलाई 2024 से पहले जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उन प्रॉपर्टीज के लिए ये मेथड पुराना वाला और नया वाला दोनों एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, 1 तारीख 4 2001 से पहले, यानी कि 2001 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसमें इंडेक्सेशन वैल्यू आप कौन सा लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन वैल्यू आप लेंगे वो 2001 के हिसाब से लेंगे। मैं आपको एक बार चार्ट में ये चीज दिखा देते हैं। ये 2001 का सीआईआई आपको यूज करना है। अगर 1990 में भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सीआईआई ऑफ बाइंग ईयर, फॉर एग्जांपल 1999 लिखा जाएगा, यहाँ 2001-2 लिखा जाएगा और ये वैल्यू 100 लिया जाएगा। 2024-25 में आपने वो प्रॉपर्टी बेची है 363, वो सेम वैल्यू लिया जाएगा, तो उस हिसाब से वो वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई इनहेरिट प्रॉपर्टी है या गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी और वो सन 1970 में खरीदी गई थी तो उसके अंदर भी सीआईआई ऑफ एक्विजिशन जो है 2001 का यूज किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए गुड़गांव के अंदर 1985 में हमने कोई प्रॉपर्टी 10,000 रुपए का खरीदा है। प्रॉपर्टी हमने 23 जुलाई 2024 से पहले 2 करोड़ रुपए का बेचा और 23 जुलाई 2024 के बाद 2 करोड़ रुपए का बेचा। तो दोनों का अलग अलग आपको दोनों मेथड से, एक में 20.5%, एक में 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट करके बताएंगे। अब यहाँ पर 1985 में जो 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, ये 10,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काउंट नहीं होगा। यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू जो कि प्राइवेट बाहर से फर्म्स उसको बेसिकली आपको कोट करके देती हैं, या फिर आप 2001 और 2 का जो सीआईआई है उसको उस समय पर सर्कल रेट को यूज करके और उस हिसाब से आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। 2001 के अंदर जो भी सर्कल रेट रहा होगा और फिर उस हिसाब से आपको 1985 के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज की स्टाम्प ड्यूटी बनती है उसके हिसाब से टोटल वैल्यूएशन निकलेगा। और ये फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि जो प्राइवेट कंपनी आपको बना करके दे रही है कि आपकी प्रॉपर्टी है 2001 के अंदर इतना वैल्यू होना चाहिए था जो 1985 में खरीदा था, या सर्कल रेट के अकॉर्डिंग आपका 25 लाख रुपए का वैल्यू बनता है, उसमें से दोनों से जो भी कम होगा वो आपको मानना है। यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू 28 लाख आता है हमारा 2001 के अंदर, और यहाँ पर हमारा सर्कल रेट के मुताबिक 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। तो 25 लाख रुपए हमने काउंट किया, 25 लाख रुपए में हमने 2001 का सीआईआई लिया और 2024 के अंदर जो सीआईआई था वो 363 था। इन दोनों को काउंट किया तो 90,75,000 रुपए हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि ये कॉस्ट हमारा एक्विजिशन में लगा था। ये 10,000 काउंट नहीं होगा, 90,75,000 काउंट होगा। अब इस प्रॉपर्टी को हमने 2 करोड़ रुपए का बेचा और
23 तारीख 7वां महीना 2024 यानी कि गवर्नमेंट का नया रूल आने से पहले बेचा। तो यहाँ पर कैपिटल गेन कितना आया हमारे पास? कैपिटल गेन 1,09,25,000 रुपए आया। 1,09,25,000 पर 20% जब हम टैक्स भरेंगे, इसका 20% हमारा 21,85,000 रुपए प्रॉफिट इसका टैक्स बनता है, और 12.5% के हिसाब से 81,87,500 हमारा टैक्स बनता है। लेकिन इससे समझने वाली बहुत जरूरी बात यह है कि 1,09,00,000 रुपए एक जगह कैपिटल गेन दिखाएंगे, यानी कि अगली कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी और कुछ पैसा हमारी पॉकेट में होगा दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए। यहां पर 1,75,00,000 रुपए का पूरा कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी हमें भरनी पड़ेगी, और हमारे पास पैकेट में कोई भी पैसा नहीं रहेगा कि हम उसे किसी और जगह यूज कर सके। उस पूरे के पूरे पैसे को हमें फंड्स में डालना पड़ेगा, तभी हम कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं। तो ये फर्क। तो फैमिली, ये थी हमारी आज की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस चीज के ऊपर अगर बात वन ऑन वन भी हम कर सकते हैं, मतलब सरकार की तरफ से जो ये डिसीजन लिया गया है 23/4/2024 के बाद इस प्रोसेस को रिमूव करने का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी नुकसान में है और जनता के लिए भी नुकसान में है। सरकार को इंडेक्सेशन वाला मेथड जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, लोगों को बेनिफिट देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज अब होगा क्या, एक तो थोड़ा सा बी पार्ट का रोटेशन ज्यादा हो जाएगा। सेकंड ये होगा कि लोग बाग कम कैपिटल गेन दिखाना स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये होगा कि बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्रॉपर्टी का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, होल्डिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं। बाकी आज के डिटेल्ड वीडियो से हमने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया है। मिलते हैं आपसे अगली डिटेल्ड वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।